हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज निवेश गुणक की अवधारणा वाले चैप्टर की इस दूसरी वीडियो क्लास में हम मिल रहे हैं और कुछ स्लाइड्स पर हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, मैं स्लाइड चेंज करते जा रही हूँ और आपको याद आता जाएगा कि निवेश गुणक जो है, जॉन मेनार्ड केन्स नामक अर्थशास्त्री ने 1936 में दिया, उसका मूल विचार जो था वो F.A. काहन के रोजगार गुणक से ही आया था। और अल्टीमेटली निवेश गुणक का भी उद्देश्य जो है वो अर्थव्यवस्था में आय में वृद्धि और उसके परिणाम स्वरूप रोजगार में वृद्धि के रूप में फलित होता है। और ये सामने जो स्लाइड में आप इसका फॉर्मूला देख रहे हैं, K इज इक्वल टू डेल्टा y बाई डेल्टा I के द्वारा गुणक की गणना की जाती है, जिसमें K जो है वो गुणक होता है। तो इस प्रकार से हमने रेखा चित्रीय विश्लेषण भी देख लिया था कि डायग्रामेटिकली किस तरीके से निवेश गुणक को स्पष्ट कर सकते हैं कि एक कुल पूर्ति रेखा है और एक कुल मांग रेखा है। दोनों जहाँ एक दूसरे को काटती हैं, वहाँ E संतुलन बिंदु जो E1 है, वहाँ पर जो I है वो Y1 है और E2 बिंदु के नीचे आय निर्धारित हो रही है Y2। तो जितनी मात्रा हमने निवेश की है उससे कहीं गुना ज़्यादा आय में वृद्धि हुई है। तो आज जो हम करने जा रहे हैं उसके बाद का चैप्टर में जो भी एडिशन है, जिसमें परीक्षा में भी प्रश्न आते हैं, जैसे गुणक के रिसाव बताइए। रिसाव यानी लीकेजेस। जैसे एक पाइप में अगर पानी लीक हो रहा है तो जितना पानी हम नल के शुरुआत में उस पाइप में डाल रहे हैं उतना पानी रफ्तार से आखिर पाइप के सिरे तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं वो रिस रहा है। इसी तरीके से यदि हमने अर्थव्यवस्था में निवेश तो किया है ना, सरकार ने कुछ निवेश की मात्रा अर्थव्यवस्था में डाली, लेकिन जितना प्रभाव सरकार को चाहिए आय वृद्धि के रूप में या रोजगार वृद्धि के रूप में या अर्थव्यवस्था की गतिविधियों के संचालन के रूप में जो प्रभाव उनको चाहिए वो प्रभाव यदि नहीं मिल पा रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं उस निवेश गुणक की प्रक्रिया में रिसाव मौजूद हैं, लीकेजेस मौजूद हैं। तो इन रिसावों को दूर करना पड़ता है किसी भी अर्थव्यवस्था में सरकारों को, और इन्हें दूर करने में जब उन्हें सफलता मिलती है तो गुणक का सही प्रक्रिया जो गुणक की है वो लागू होती है और आय में वृद्धि उतनी ही अपेक्षित होती है जितनी की सरकार निवेश में वृद्धि के बाद सोच रही है। तो ये प्रमुख रिसाव जो है या लीकेजेस जो है वो कई बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, जिन्हें हम आज डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है बचत। आप सोच रहे होंगे बचत किस तरीके से रिसाव है। बचत तो निवेश का ही भाग है, यानी कि बचत निवेश बन जाती है और निवेश के बाद जब आय वर्धन के रूप में व्यक्ति के हाथ में फिर पैसा आता है तो वो बचत बन जाती है। और आपने तो पढ़ा होगा कि संतुलन में हमेशा बचत निवेश के बराबर रहती है। तो ये सैद्धांतिक आइडेंटिटीज हैं। असल में बचत यदि पूरी की पूरी पुनः मार्केट में पूंजी के रूप में ना पहुंच जाए, यदि कुछ रूप में वो घरों में, तिजोरियों में, लोगों की जेबों में बंद रह जाए वह बचत, तो इसे रिसाव के रूप में ही माना जाएगा, क्योंकि वह बचत निवेश बनकर अर्थव्यवस्था में वापस आय व्यय प्रवाह में नहीं जुड़ पाती है। इसलिए किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में यदि MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव अधिक होगी, उतना ही गुणक का आकार कम होगा। यानी कि गुणक के मूल्य के साथ MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो विपरीत रूप से जुड़ा हुआ है। दे आर नेगेटिवली कोरिलेटेड। तो नेक्स्ट है
प्रबल तरलता अधिमान, जिसको हम लिक्विडिटी प्रेफरेंस भी कहते हैं, तरलता अधिमान को। केन्स उनका एक पूरा का पूरा ब्याज का सिद्धांत भी है, केन्स का तरलता अधिमान का सिद्धांत, जिसमें केन्स ने सबसे पहले बताया कि लोगों को जो है वो कैश, नकद रूप में मुद्रा रखने का शौक होता है या उनका स्वभाव होता है। कई उद्देश्यों के लिए वो अपने पास नकद मुद्रा रखना पसंद करते हैं, और ये सही भी है। हम और आप सभी की एक आदत होती है कि कुछ न कुछ पैसा हमारी पॉकेट में या जेब में या वॉलेट में होना चाहिए। किसी की आदत ज़्यादा कैश रखने की होती है, किसी की आदत कम कैश रखने की होती है, लेकिन कैश से लगाव जो है वो मनुष्य का होता ही होता है। तो केन्स ने ये बात जो है मनुष्य स्वभाव की सही पकड़ी। तो कहने का मतलब ये है कि जिस देश में जितना ज़्यादा प्रबल तरलता अधिमान होगा, तरलता यानी कैश रखने की प्रवृत्ति, अधिमान यानी प्रेफरेंस, यानी बैंकों में रखने की बजाय या निवेश करने की बजाय जब लोग कैश रूप में ज़्यादा पैसा रखना पसंद करेंगे, उसे अधिमान देंगे, प्राथमिकता देंगे, तो उतना ही पैसा आय और व्यय के चक्रीय प्रवाह से हट जाएगा और वो छुप जाएगा कहीं लोगों की जेबों में और लोगों की तिजोरियों में, और देश की अर्थव्यवस्था में निवेश के रूप में उपलब्ध नहीं हो पाएगा। तो गुणक की जो प्रक्रिया है वो धीमी पड़ जाएगी। नेक्स्ट जो है कारण वो है, रिसाव जो है वो है पुरानी स्टॉक तथा प्रतिभूतियों का क्रय। एक्चुअली निवेश अर्थव्यवस्था में बढ़ाने का मतलब ये होता है कि कोई नई मुद्रा, नई राशि अर्थव्यवस्था में लगाई गई है, कोई नया पूंजीगत सामान खरीदा गया है, कोई नई मशीनरी बनाई गई है, कोई नया इंडस्ट्रियल प्लांट लगाया गया है, उसे हम निवेश बढ़ाना कहते हैं। यदि पहले से ही मौजूद कंपनियों के शेयर्स कोई इधर से उधर खरीद बेच रहा है, तो वो ओनली ट्रांसफर ऑफ कैपिटल कहलाता है। उससे निवेश जो है वो नया नहीं हो पाता है। तो पुराने स्टॉक और शेयर्स की कोई खरीद करता है तो वह निवेश को जन्म नहीं देता है, वरन व्यक्ति की दृष्टि से वो निवेश ही है, लेकिन वो किसी नई फैक्ट्री, किसी नई फर्म, नई मशीनरी या नए इंडस्ट्रियल स्टॉक को पैदा नहीं कर रहा है, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ पुराने स्टॉक को ही खरीद बेच रहे हैं। तो इस तरीके से यह भी, मतलब व्यक्ति का पैसा भी लग गया, वो अपने हिसाब से निवेश कर रहा है उसमें, लेकिन देश को उससे बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होगा। तो नेक्स्ट रिसाव है कीमतों में वृद्धि। इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि जैसे हम जीएनपी की गणना करते हैं प्रोडक्ट मेथड के आधार पर, कि जीएनपी इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू पी एक्स प्लस क्यू वाई इंटू पी वाई प्लस क्यू जेड इंटू पी जेड एंड डैश 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 प्लस क्यू एन इंटू पी एन। यानी कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जितनी भी मात्रा में वस्तुएं पैदा की जाती हैं, उनकी क्वांटिटीज को जब हम उनकी पर यूनिट प्राइस से गुना कर देते हैं और उन सबको फिर जोड़ देते हैं, सारे गुणा को जो भी आया उसको जोड़ देते हैं, तो जीएनपी आ जाती है। इट मीन्स यदि क्वांटिटी में वृद्धि ना हुई हो अर्थव्यवस्था की और सिर्फ कीमतें ही कीमतें बढ़े, मुद्रास्फीति आ जाए, तो उससे क्या होगा कि लोग जो है वो अपनी पहले के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए वस्तुएं ज़्यादा नहीं खरीद रहे हैं, यानी देश वस्तुएं ज़्यादा उत्पादित नहीं कर रहा है, बल्कि उन्हीं चीज़ों के ज़्यादा कीमत दे के अपने जीवन स्तर को बनाए रखा जा रहा है। तो इससे गुणक का जो है मूल्य वो कम आएगा या गुणक कम काम करेगा, और इस तरीके से कीमतों में वृद्धि को भी गुणक के रिसाव के रूप में अर्थशास्त्र में गिना जाता है। नेक्स्ट है कराधान। कराधान भी एक महत्वपूर्ण रिसाव माना जाता है अर्थव्यवस्था में। कराधान यानी कर देने की प्रक्रिया, लोगों पे कितना कर लगाया जा रहा है, हाई रेट से लगाया जा रहा है या लो रेट से लगाया जा रहा है, इससे उनकी व्यय क्षमता पे फर्क पड़ता है। जैसे मान लीजिए पहले की तुलना में यदि कर अब ज़्यादा देना पड़ेगा लोगों को, तो लोग खर्च के लिए जो आय बचेगी वो कम बचेगी, तो वो लोग अपने व्यय पे कम
खर्च कर पाएंगे, अपने मतलब सामान कम खरीद पाएंगे और व्यय नहीं करेंगे, कम करेंगे, तो निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था में आय और व्यय के चक्रीय प्रवाह से वह मनी कम हो जाएगी। यदि सरकार भी करों की राशि को उचित रूप से निवेश नहीं करती है मार्केट में, तो गुणक का मूल्य और भी कम हो जाएगा। तो इस तरीके से कराधान भी क्या है, गुणक प्रक्रिया में एक रिसाव का काम करता है। लेकिन यदि यदि आपसे मान लीजिए परीक्षा में पूछा जाए कि कराधान कब रिसाव नहीं है किसी भी अर्थव्यवस्था में, तो आप कह सकते हो कि यदि सरकार कर के रूप में ली गई समूची राशि को पुनः सार्वजनिक व्यय के कार्यों में खर्च कर दे, यानी अर्थव्यवस्था में सरकारी व्यय के रूप में पुनः निवेश कर दे, तो अर्थव्यवस्था में जो है जितना व्यय इधर से लोगों का कम हुआ है, उधर से सरकारी व्यय के द्वारा पुनः उसकी क्षतिपूर्ति हो जाती है। तो इस तरीके से कराधान जो है उस स्थिति में रिसाव का काम नहीं करता और गुणक का मूल्य सही आता है। एक और नेक्स्ट रिसाव इसमें खुला है आपकी स्लाइड में सामने, वो है आयात, इंपोर्ट। यानी जो सामान हम विदेशों से मंगाते हैं उसे इंपोर्ट कहते हैं, जो सामान हम विदेशों में भेजते हैं उसे एक्सपोर्ट कहते हैं। तो निश्चित रूप से जब हमने किसी देश से सामान मंगाया तो उसका भुगतान हमें उस देश को करना पड़ेगा, और भुगतान करने का मतलब है कि उतनी अमाउंट में जो राशि है, हमारी आय जो है वो देश से बाहर चली जाएगी। तो निश्चित रूप से आयातों का भुगतान जितना ज़्यादा कोई देश करेगा, उस देश में मुद्रा जो है वो देश से बाहर उतनी मात्रा में ज़्यादा चली जाएगी और देश के निवेश के रूप में उपलब्ध नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से वह गुणक के रिसाव के रूप में काम करेगी। तो इस तरीके से इसे भी कुछ कम किया जा सकता है। इस रिसाव को भी गवर्नमेंट अपनी नीतियां बना सकती है कि यदि आयात अंधाधुंध हो रहे हैं तो उन पे कई तरह के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। जैसे कि कोटा निश्चित किया जा सकता है कि इस देश से इस सामान का इतनी मात्रा में ही आयात हो पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। या ड्यूटीज़ लगाई जा सकती है, इम्पोर्ट ड्यूटीज़, कि यदि आप इससे ज़्यादा सामान मंगाएंगे तो आपको आयात जो कर है वो ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आयातों के रिसाव या आयातों को रिसाव के रूप में कम यदि किया जाना ज़रूरी है, तो गवर्नमेंट बहुत सारे नीतिगत उपाय अपनाकर इस रिसाव को कम कर सकती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि यदि परीक्षा में प्रश्न आता है गुणक के रिसाव के रूप में, तो आपके पास पर्याप्त मैटर अब है और जिन पॉइंट्स पे हमने चर्चा की है उनके अंतर्गत आप गुणक के रिसाव बता सकते हैं। नेक्स्ट जो स्लाइड आपकी खुली है वो है फेलियर ऑफ केंजियन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर थ्योरी इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। भारत जैसे विकासशील देश में निवेश गुणक जो केन्स ने दिया वह सीमित सफल रहता है, या भारत से भी ज़्यादा पिछड़े देशों में केन्स का निवेश गुणक और भी कम प्रभावित रहा है, फेल्योर उसका गिना गया है। तो इसके बारे में यदि प्रश्न आता है तो आप क्या लिखेंगे, ये हम इस स्लाइड में डिस्कस कर रहे हैं। डॉक्टर VKRV राव जो कि एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने जो इसकी गुणक सिद्धांत की लिमिटेशंस हैं उनकी ओर ध्यान आकर्षित किया है, जिन्हें हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत अध्ययन कर सकते हैं। नंबर 1 है कि प्रभावी मांग की कमी के कारण अनैच्छिक बेरोजगारी और अप्रयुक्त संसाधनों की एक बड़ी मात्रा है। यानी गुणक सिद्धांत जो है वो इन मान्यताओं पर आधारित है। ये जो हम जिस पे चर्चा कर रहे हैं सबसे पहले उन मान्यताओं की चर्चा कर रहे हैं कि केन्स ने जो गुणक सिद्धांत के लागू होने के लिए मुख्य मान्यताएं ली, यदि वो लागू नहीं होती हैं तो गुणक सिद्धांत भी पूर्णतया लागू नहीं होता है। और भारत जैसे विकासशील देशों में ये मान्यताएं कम पाई जाती हैं, इसलिए गुणक भी है वो अपना कम
प्रभाव रखता है। तो पहली मान्यता क्या है? प्रभावी मांग की कमी के कारण अनैच्छिक बेरोजगारी और अप्रयुक्त संसाधनों की एक बड़ी मात्रा है। यानी केन्स का जो निवेश गुणक सिद्धांत है वो जहाँ कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज हैं, जो पाश्चात्य देश हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिका जैसे देश हैं, वहाँ तो लागू होता है, लेकिन भारत में कुछ विशिष्ट प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। वहाँ भारत जैसे देश में अनैच्छिक बेरोजगारी, ठीक है, लोग काम करना चाहते हैं पर लोगों के पास काम ही नहीं है, और संसाधन जो है वो अप्रयुक्त पड़े हैं, उनका उचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो संसाधनों की कमी की, कैपिटल की कमी की वजह से हमारे जो अन्य श्रम साधन वगैरह है वो अप्रयुक्त रह जाते हैं और अनैच्छिक बेरोजगारी बनी रहती है। इसलिए जो गुणक सिद्धांत है वो काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था का औद्योगिकरण किया जाता है और इससे बड़े पूंजी भंडार होते हैं, जैसे मांग में वृद्धि को पूरा करने के लिए सामानों की आपूर्ति का जो वक्र है वो उच्च स्तरीय लोचदार होता है। यानी सप्लाई कर्व जो है भारत जैसे विकासशील देशों में वर्टिकली खड़ा पूर्ति वक्र हो जाता है बहुत जल्दी समय के बाद ही। उसमें लोचदार वाला जो पोर्शन है वो काफ़ी कम समय के लिए होता है, यानी पूर्ति बहुत जल्दी ही इनइलास्टिक रूप ले लेती है, क्योंकि हमारे यहाँ संसाधनों की कमी है, पूंजी भंडारों की कमी है। जबकि गुणक सिद्धांत के लिए बड़े पूंजी भंडार की मान्यता केन्स ने रखी है। औद्योगिकरण वाली अर्थव्यवस्था की मान्यता केन्स ने रखी है, जबकि विकासशील देश इन दोनों ही शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ गुणक का प्रभाव कम आता है। नेक्स्ट है इसकी मान्यता जो गुणक सिद्धांत की, वो उपभोग की वस्तुओं के उद्योगों में अधिक क्षमता है जो उत्पादन में वृद्धि की अनुमति देगी। यानी कि ये मान्यता केन्स ने ली कि जो भोग वस्तु उद्योग हैं उनमें अतिरिक्त क्षमता विद्यमान है। ठीक है, लेकिन भारत जैसे देश में पहले से ही बहुत ज़्यादा जनसंख्या है और बहुत ज़्यादा उनकी मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन किया जा रहा है और संसाधनों की कमी भी है। तो एक अजीब सी स्थिति विकासशील देशों में मिलती है कि मांग तो है लेकिन वस्तु उद्योगों में उसकी पूर्ति करने की क्षमता पूरी तरह नहीं पाई जाती है संसाधनों के अभाव की वजह से। इसलिए यहाँ गुणक जो है वो पूरी तरह काम नहीं करता है। तो इस प्रकार जैसे कुछ और चीज़ें होती हैं, बिजली की आपूर्ति, कच्चे माल की आपूर्ति, ये सब भी विकासशील देश जैसे देशों में इनकी जो पूर्ति है वो भी क्या होती है? अलोचदार होती है, यानी बेलोचदार जिसको हम कहते हैं। जबकि केन्स कहते हैं कि इनकी पूर्ति जो है वो अपेक्षाकृत लोचदार होनी चाहिए। तो ये जो मान्यताएं ली हैं ये सारी की सारी एक विकसित अर्थव्यवस्था में प्रचलित परिस्थितियां होती हैं, वहाँ सामान्यतः ये परिस्थितियां पाई जाती हैं जहाँ गुणक प्रबल रूप से काम करता है। लेकिन भारत जैसे अविकसित देश के मामले में ये मान्यताएं या ये स्थितियां अक्षरश नहीं पाई जाती हैं। इसलिए डॉक्टर VKRV राव जी ने बताया कि नंबर 1, केन्जियन इकोनॉमिक्स जो प्रकार की अनैच्छिक बेरोजगारी जो है वो अनिवार्य रूप से एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है जहाँ अधिकांश श्रमिक पैसे कमाने के लिए काम करते हैं, लेकिन हमारे जैसे देश में लोग पैसे कमाने के बजाय सेल्फ कंजप्शन के लिए काम कर लेते हैं। यानी लोग इसलिए वस्तु निर्माण नहीं कर रहे कि उनको विनिमय करना है, बल्कि कई बार बहुत सारी प्रतिशत जनसंख्या का वही सब काम कर लेती है जिससे उनका खुद का काम चल जाता है। जैसे एक मिस्त्री अपना घर बना लेता है, एक किसान अपना खुद का ही खाना सारा साल भर का खुद ही उपजा लेता है, और उसकी रुचि इस काम में नहीं होती कि वो अपनी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ा के और उसको मार्केट में ले जाके बेचे और वो धनाढ्य हो जाए। एक मतलब मिनिमम लेवल तक जीने की या संतुष्ट रहने की जो प्रवृत्ति होती है वो विकासशील देशों में होती है, जबकि औद्योगिकृत अर्थव्यवस्थाओं में लोग जो हैं वो पैसे कमाने के लिए काम करते हैं, विनिमय के लिए काम करते हैं, विनिमय के लिए प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं, इसलिए वो वहाँ गुणक प्रभाव भी ज़्यादा तीव्रता से काम करता है। तो भारत जैसे देश में तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। अब यदि 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि छिपी हुई बेरोजगारी या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, तो अब आप स्पष्ट कर पाओगे कि छिपी हुई बेरोजगारी जो है वो बेरोजगारी के
की एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति को लगता है कि वो रोजगार पर लगा हुआ है, वो काम कर रहा है, लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी यदि निकाली जाए तो वह ज़ीरो या निगेटिव आती है। इसको एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल के द्वारा हम समझाते हैं ताकि बच्चों को जल्दी समझ आ जाए। वो है कि जैसे एक खेत में 10 लोग काम कर रहे हैं, या 2 भाई हैं, उनके 8 बच्चे काम करें, मान लीजिए 8 का उदाहरण ले लेते हैं, 8 बच्चे काम कर रहे हैं उनके, और जो खेत है वो प्रति वर्ष 1000 क्विंटल गेहूं का उत्पादन कर रहा है। लेकिन यदि मान लीजिए 2 और उनके कोई रिश्तेदार या शामिल हो जाते हैं परिवार में, और उनको भी उसी खेत में काम पे लगा दिया जाता है, और वो दोनों को लगता है कि अब 10 की बजाय, मतलब हम 8 की बजाय 10 लोग काम कर रहे हैं और हम तो रोजगार पे लगे हुए हैं। लेकिन यदि खेत का प्रोडक्शन की तरफ देखा जाए तो वो साल भर बाद पुनः 1000 क्विंटल ही आता है। इट मीन्स 10 लोगों का भी प्रोडक्टिविटी 1000 क्विंटल और 8 लोगों की प्रोडक्टिविटी भी 1000 क्विंटल। इट मीन्स वो जो 2 अतिरिक्त लोग लगाए गए वो छिपे हुए बेरोजगार हैं, वो दिखाई दे रहे हैं रोजगार में, लेकिन असल में वो बेरोजगारी हैं। तो इस तरीके से डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को अब आप परिभाषित कर सकते हैं। तो जैसे जैसे मैंने आपकी मान्यताओं वाला जो पॉइंट्स चले थे, उसी के साथ साथ मैंने ये भी स्पष्ट कर दिया था कि क्यों ये मान्यता विकासशील देशों पे लागू नहीं होती है। इस तरीके से नेक्स्ट जो भी पॉइंट्स विस्तार से बनाए गए हैं स्लाइड्स में, वो आपको मदद करेंगे उन्हीं पॉइंट्स को विस्तार देने में। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट पहुंचते हैं 4th पॉइंट पे, जो इंग्लिश और हिंदी में आपको इक्वली दिया हुआ है कि विकासशील देश चूंकि धन की कमी से, संसाधनों की कमी की वजह से परेशानी झेल रहे होते हैं, तो समय पर जो है वो उनके उद्योगों में आपूर्ति क्षमता विद्यमान नहीं रहती है, इसलिए जो है वहाँ पे गुणक जो है वो सही ढंग से काम नहीं करता, यानी कि निवेश में जितनी वृद्धि की जाती है उतनी अपेक्षित वृद्धि राष्ट्रीय आय में नहीं हो पाती है साल के अंत में, यानी कि निवेश गुणक अपनी फुल स्पीड से काम नहीं करता है। तो आज हम इस चैप्टर का समापन कर रहे हैं। निवेश गुणक के बारे में तीनों सेक्शंस में क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 नंबर का भी, 7 नंबर का भी और 15 नंबर का भी। लेकिन 15 नंबर का यदि प्रश्न आता है तो उसमें अकेला गुणक नहीं आएगा, उसके साथ कुछ और प्रश्न की मिक्सिंग हो सकती है, तो उस हिसाब से आप अपने नोट्स तैयार करेंगे। लेकिन यदि निवेश गुणक पे छोटा क्वेश्चन आता है तो सारा का सारा मैटर अब आपको मिल गया है, और आपको मैंने समझा भी दिया है। आप इसे 1 बार, 2 बार, 3 बार सुने और अपने नोट्स बनाएं किताब की मदद से। और नेक्स्ट क्लास में हम त्वरक पढ़ेंगे, जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है। तो